तो हिमालय और प्रायद्वीप की नदियों में अंतर को जानने के बाद अब हम हिमालय की नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र को अपन पढ़ते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील आई हुई है, उसके पश्चिमी भाग से 2 धाराओं में बहती है और आगे जाकर ये सिंधु नदी का निर्माण करती है। तो इस तरह से इसका जो उद्गम है तिब्बत में, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। यहां से ये नदी बहकर भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत का ये जो क्षेत्र है वो लद्दाख कहलाता है। एक सुंदर गार्ज की सहायता से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। गार्ज, जब वो पहाड़ों को कोई नदी काट कर एक खड्डा बनाती है, खाई बनाती है, तो उस खाई को जिसमें नदी चल रही है उसको अपन गार्ज कहेंगे। तो सिंधु नदी बहुत ही दर्शनीय गार्ज का निर्माण करते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। यहाँ पर यह नदी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है और बहने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इस तरह से यह नदी तिब्बत, फिर भारत और अंत में जाकर पाकिस्तान में चली जाती है। तो कुल मिलाकर 3 देशों के क्षेत्र में यह नदी चलती है। अब है इसका मुहाना, यानी कि यह नदी खत्म कहाँ पे होती है? तो यह नदी जो है वो अंत में जाकर अरब सागर में विलीन होती है। मानसरोवर से लेकर अरब सागर तक का एक ये बहुत ही लंबा सफर तय करती है। इस तरह से इस नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किमी और ये विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब आइए अब इसके बीच की भाग का अध्ययन करते हैं। तो कुछ और नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां आती है। तो यहाँ पर जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इत्यादि नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा कुछ और मुख्य नदियां हैं। ये मुख्य नदियां कौन कौन सी है? सबसे पहले झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है और बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम जो है वो भारत से आने वाली चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। झेलम और चिनाब ये तीनों नदियां भारत से आने वाली रावी नदी में अपना पानी डालती है। इस तरह से ये तीनों नदियां मिलकर आगे बढ़ती है और इसी बीच में आती है सतलुज नदी। सिंधु नदी के पास में ही सतलुज नदी का भी उद्गम है। ये नदी यहाँ से निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है और भारत में बहने के बाद इस नदी में व्यास नदी का पानी आता है। पंजाब के अंदर व्यास और सतलज इन दोनों नदियों का संगम होता है। और अगर आपको पता हो, इन दोनों नदियों के संगम पर हरिके बिराज बांध बनाया गया है और जहां से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो व्यास और सतलज ये दोनों नदियां मिलकर अपना पानी आगे पाकिस्तान में लेकर जाती है और इन तीनों और इन दोनों नदियों का पानी मिलकर मिठानकोट नामक स्थान पर, पाकिस्तान का एक जगह है मिठानकोट, इस मिठानकोट में ये 5 नदियां अपना पानी इस सिंधु नदी के अंदर डाल देती है। तो आप जो पंजाब क्षेत्र पढ़ते हैं, पंजाब, ये पंजाब क्षेत्र इन 5 नदियों का इलाका ही कहलाता है। पंज का मतलब 5, आब का मतलब भूमि, तो 5 नदियों की भूमि। तो पंजाब की जो 5 नदियां हैं उन नदियों में सबसे पहली है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और अंत में सतलुज। इन 5 नदियों की भूमि को ही पंजाब कहा जाता है। तो पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसका कुछ भाग भारत में है और कुछ भाग पाकिस्तान में। तो जिस तरह से भारत का एक राज्य पंजाब है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु नदी के बाद हम गंगा नदी तंत्र को जानेंगे। गंगा नदी भारत के इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों को बता देता हूँ। यह मानचित्र, यह भारत है, इधर तिब्बत है जिस पर चीन का कब्जा है। यह भाग है वो है नेपाल। ये जो देश दिखाई दे रहा है आपको,
ये देश कहलाता है भूटान। भूटान के बाद इधर जो देश है वो है बर्मा या म्यांमार। म्यांमार जिसका पूर्व नाम था बर्मा। और ये जो आपको सीमा दिखाई दे रही है ये भारत की सीमा है। ये जो देश आप देख पा रहे हैं जिसकी सीमा मैं बना रहा हूं, ये देश है बांग्लादेश। तो इस तरह से ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, तिब्बत चीन का एक भाग, भूटान, नेपाल और ये भारत। तो अब जानते हैं अपन गंगा नदी को। सर्वप्रथम एक धारा जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हिमानी यानी बर्फ की नदी। तो गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। तो गंगोत्री हिमानी से ये एक धारा निकलती है और इसमें अलकनंदा, भागीरथी नाम की धारा में अलकनंदा आके मिलती है। किस स्थान पर? देवप्रयाग। जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग के बाद में यह नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है और यह बड़े विसर्प बनाती है और अपने साथ में बड़ी भारी मात्रा में ये मिट्टी भी लेके आती है और मिट्टी का जमाव यहाँ पर करती है। तो इसी गंगा और सहायक नदियों से ही भारत के विशाल उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है। ये गंगा नदी फिर उसके बाद में दक्षिण और दक्षिण के बाद पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है। इसका मुंह इस तरफ है। तो सबसे पहले गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को अपन जानेंगे। तो गंगा में सर्वप्रथम जो दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है यमुना। यमुना भारत की एक बड़ी नदी है और यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के बिल्कुल समानांतर चलती है और आगे जाकर ये इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, प्रयागराज में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? यमुना। तो इस तरह से गंगा और यमुना ये दोनों नदियां मिलकर अपने पानी को और आगे ले जाती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी हमने पढ़ी यमुना। इसके अलावा और कौन सी सहायक नदियां हैं जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है? तो यमुना तो हमने पढ़ ली है। यमुना के अलावा इस नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी आपको पता है राजस्थान में बहती है और राजस्थान में बहने वाली एकमात्र बारहमासी और सबसे लंबी नदी है। तो ये राजस्थान में अपनी सहायक नदियों के साथ आकर अपना पानी यमुना नदी में डालती है और साथ ही एक और नदी है बेतवा। प्रायद्वीप के पठार से निकलने वाली चंबल और बेतवा, बेतवा और चंबल ये दोनों यमुना नदी में मिल जाती हैं और यमुना आगे चलकर इलाहाबाद, देवप्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। एक और दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी भी दाईं ओर से गंगा के अंदर मिलती है। तो इस प्रकार से हमने यमुना, चंबल, बेतवा और सोन इन चार नदियों को पढ़ा है जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है। अब ऊपर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। इन नदियों में प्रमुख कौन सी है? सबसे पहले है शारदा नदी। शारदा नदी नेपाल, हिमालय से निकलती है और आगे बढ़ते हुए इसमें गागरा नदी में मिल जाती है। ये नेपाल, हिमालय से गागरा नदी आती है। इन दोनों नदियों का पानी आगे जाकर गंगा के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा गंडक नदी, ये भी नेपाल, हिमालय से निकलती है और ये भी अपना पानी गंगा नदी में डाल देती है। तो इस प्रकार से भारी पानी से परिपूर्ण होकर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है। और यहाँ पर एक और नदी है कोसी नदी। कोसी नदी जो कि बिहार में बहती है और ये बिहार के अंदर गंगा के अंदर आकर मिल जाती है। कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। इस कारण कोसी नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में शारदा नदी, गागरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, ये सभी नदियां जो है वो बरसात के मौसम में यहाँ पर भयंकर बाढ़ लेकर आती है और जान माल का नुकसान करती है। तो इस तरह से अपनी दाईं ओर से और बाईं ओर से
खूब सारी नदियों के पानी से परिपूर्ण होकर ये नदी आगे चलती है और फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व एक स्थान आता है फरक्का। यहाँ पर फरक्का बांध भी बना हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में इस बांध को लेकर विवाद भी है। तो फरक्का नामक स्थान से पहले इसकी एक धारा निकलती है जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। इस धारा का नाम है हुगली नदी। फरक्का के बाद में ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पूर्व से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर गंगा नदी मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों नदियां मिलकर अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। तो बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा में बहुत भारी मात्रा में मिट्टी होने के कारण ये मिट्टी का बिछाव यहाँ पर करती है और इस तरह से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये डेल्टा तेजी से विकसित होता है। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम से पादप पाए जाते हैं। इन्हीं सुंदरी पादपों के नाम पर ही इस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत डेल्टा है और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा में ही या इस डेल्टाई क्षेत्र में ही पाए जाते हैं कई प्रकार के जंगली जानवर, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर आता है और इसके ऊपर यहाँ पर काजीरंगा का नेशनल पार्क भी बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। गंगा नदी के बाद में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के ऊपर यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व दिशा की ओर इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी यहाँ पर गार्ज में ही बहती है, पहाड़ी भाग में ही बहती है और ये नदी कुछ दूर आगे चलकर एक बड़ा यू आकार का मोड़ बनाती है और इसी यू आकार के मोड़ बनाकर ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसमें दिहांग नदी और लोहित नदी आकर इसमें मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में रहती है तब उसका नाम होता है सांगपो और भारत में जब ये नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी। लोहित और दिहांग मिलकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहां पर यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मिट्टी का बिछाव होता है और इसी कारण यहाँ पर एक बड़े मैदान का निर्माण होता है जिसे हम असम के मैदान के नाम से भी जानते हैं। असम, यहाँ पर असम राज्य भी आया हुआ है और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है। असम मैदान की विशेषता है कि असम का मैदान अनियमित रूप से बनता है और बिगड़ता रहता है क्योंकि यह नदी यहाँ पर बार बार अपनी धारा को बदल लेती है। अपनी धारा बदलने के कारण यहाँ का मैदान भी अनियमित रूप से बदलता रहता है। और जिस प्रकार आपने द्वीप पढ़े हैं, महासागरों और तालाबों में तो द्वीप होते ही हैं, लेकिन नदी के अंदर भी द्वीप पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो नदी के अंदर बनने वाले द्वीपों में माजुली सबसे पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी अपना पानी जो है वो असम राज्य में बहकर उसके बाद में ये नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के बाद ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अब इन दोनों नदियों का जो पानी है वो पानी यहाँ पर मिट्टी के जमाव के कारण कई वितरिकाओं में विभक्त हो जाता है।
और इस प्रकार यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण होता है, जो हमने अभी पहले पढ़ा है। तो इस प्रकार से हमने भारत की हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदी तंत्रों को पढ़ लिया है। सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस तरह से हमारी हिमालय की प्रमुख नदियां संपन्न हुई। अब आगे हम प्रायद्वीप की नदियों के बारे में जानेंगे।